पहले थोड़ा बताओ कि तुमने 12th कहाँ से किया है, कौन से स्कूल लिया? मैं स्कूल तो नहीं था, डमी स्कूलिंग था। अच्छा। मैंने मैंने एक्चुअली एलन नागपुर से किया था, 11th और 12th का प्रिपरेशन। हम्म। तो ये और तुम्हारा साथ में मतलब ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्या। तुम्हारा ये एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल गया? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं। तुम्हारा रैंक कितना है? 296, राइट? और 286 एडवांस अच्छा, 286 जनरल। जनरल। और ओबीसी हाँ, रैंक? 44। 44। वेरी गुड। तो तुमने कोचिंग एलन नागपुर से किया? हाँ, और मैं बीच बीच में मतलब जो टॉपिक्स अच्छे से नहीं पढ़ाते थे ऑफलाइन में, या फिर जो मुझसे मिस होते थे, वो मैं फिर यूट्यूब से या फिर अन अकेडमी से करता था, कभी कभी, अच्छा, जब मतलब देख। जरूरत पड़े। अच्छा। तो हाँ। 11th एंड 12th में तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पसंद है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स? वैसे फिजिक्स ज्यादा पसंद था, लेकिन 12th के एंडिंग एंडिंग होते होते मुझे मैथ ज्यादा अच्छा लगने लगा। अच्छा। ऐसे हाँ। वैसे जब तुम मॉक टेस्ट देते थे, आई मीन मार्क्स वाइज भी कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा सपोर्टिव था तुम्हारे लिए? मार्क्स वाइज मैथ था, क्योंकि मैथ यूजुअली टफ ही आता था हर इसमें, और फिजिक्स इजियर साइड में आता था, लेकिन दोनों में मार्क्स यूजुअली इक्वल ही रहते थे। अच्छा। तो अगर बोला जाए कि तुमसे मतलब मैं पूछूं कि क्या चीज प्रेफर करोगे, कि एक सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पोर्शंस, या तीनों सब्जेक्ट बराबर एवरेज लेवल का हो तो ज्यादा स्कोर हो सकता है, या एक सब्जेक्ट एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग हो तो ठीक ठाक हो तो ज्यादा स्कोर हो सकता है? क्या लगता है? वैसे मेरा केस वैसे ही था, मैंने फिजिक्स को कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग कर लिया था, लेकिन हमारे इसमें मतलब शिफ्ट में फिजिक्स थोड़ा आसान आ गया 2023 में। तो उससे, और केमिस्ट्री मैंने एवरेज रखा था, कि मैंने टारगेट रखा था केमिस्ट्री में 80 मार्क्स, फिजिक्स और मैथ्स में 100 मार्क्स। लेकिन वो टारगेट फेल हो गया, क्योंकि केमिस्ट्री इजियर आया था। तो अगर मैंने केमिस्ट्री पर ध्यान दिया होता प्रिपरेशन के टाइम पे थोड़ा ज्यादा, हाँ। तो मतलब तीनों पे इक्वल ध्यान देना चाहिए। तुम बता नहीं सकते कि पेपर में कौन सा ज्यादा टफ पेपर आ में जाए। कौन सा? और यूजुअली देखा गया है जो मैथ्स एंड फिजिक्स को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके जाते हैं, वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम ही, क्योंकि ये दो सब्जेक्ट जनरली हाँ। पेपर में टफ हो सकता है या लेंथी भी आ सकता है, लेकिन केमिस्ट्री केस में थोड़ा सिनेरियो आई थिंक चेंज होता है। ऐसे तुम्हें हाँ, कौन सा? केमिस्ट्री हर बार ही, केमिस्ट्री इजियर ही आता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को बस स्ट्रॉन्ग कर लेना। अच्छा। और फिजिकल? फिजिकल तो मतलब आसान, मतलब जिसको मैथ्स और फिजिक्स अच्छा लगता है, या फिर जिसका स्ट्रांग है, उसको एक फिजिकल भी थोड़ा आसान ही लगता है पढ़ने में। लेकिन इन ये तीनों सब्जेक्ट मतलब थोड़े सिमिलर टाइप्स के हैं। तुमको पढ़ाते हैं कॉन्सेप्ट्स, और फिर तुमको अपना दिमाग लगाना पड़ता है, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करनी पड़ती है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में मुझे तो कुछ समझ नहीं आता था। मतलब अच्छा। उसमें पहले रिएक्शंस याद करो, फिर बहुत कुछ करना पड़ता था। और पेपर में भी जो मेरे मार्क्स कटे केमिस्ट्री में, वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में ही कटे। मतलब बहुत सिली सिली मिस्टेक्स किए, अगर ध्यान दिया होता तो शायद अच्छा आ जाते। अच्छा। और तुम्हें क्या लगा इस बार 2023 में कौन सा पेपर ज्यादा तुम्हें टफ या इजी लगा, कौन सा सेक्शन? वैसे तो मतलब लोग बोल रहे थे मैथ्स टफ है, और फिजिक्स सच में बहुत ज्यादा आसान आ गया था। मतलब फिजिक्स कुछ ज्यादा ही मेंस मेंस लेवल, या फिर थोड़ा उससे ऊपर इस लेवल का बोल सकते हैं। क्योंकि फिजिक्स में और एक बात आ गई थी, ऑप्शंस जो लोग उन लोगों ने दिए थे ना, वो बहुत आसान थे। मतलब अगर किसी ने गैस करने की भी कोशिश करे, अगर किसी को अच्छे से गैस करना भी आता हो आंसर का ना, तो वो फिजिक्स में 50-60 मार्क्स आराम से स्कोर कर लेता। अच्छा। और वैसे मैथ्स का पेपर मैंने देखा है, बाकी दो सब्जेक्ट का नहीं देखा है।
मैथ्स में मुझे लगा पेपर वन थोड़ा हाँ टफ कैटेगरी में आएगा और पेपर टू एज स्टैंडर्ड हाँ यूजुअली जैसे क्वेश्चंस आते हैं वैसे। हाँ। ऐसे तुमने जो 2 साल का प्रिपरेशन किया यहाँ पे तुम्हें बैकलॉग्स हुए भाई, लाइक कुछ छूट गया हो? बैकलॉग्स तो बहुत हुए उसके। जैसे 11th में हमारा सिलेबस अराउंड अक्टूबर कंप्लीट हो गया था, तो नवंबर दिसंबर दो और जनवरी का हाफ मंथ मतलब 2.5 महीने रिवीजन के लिए थे। तो मैंने क्या किया था कि अपने इंस्टीट्यूट का जो बोल रहे हैं वो सब छोड़ दिया था, क्योंकि वो लोग क्या मानते हैं कि तुम आइडियल स्टडी कर रहे हो। मेरे जो जो टॉपिक्स 11th में वीक रह गए थे, मैंने पहले 15-20 दिन उन्हीं को स्ट्रॉन्ग किया। फिर अगले 10-15 दिन मतलब सारे एक बार प्रैक्टिस कर ली टफ क्वेश्चंस की, जो टॉपिक्स मुझे नहीं आते थे। जैसे फिजिक्स में थर्मोडायनामिक्स मेरा वीक था बहुत, वो मुझे आता ही नहीं था, थर्मोडायनामिक्स और फ्लूइड। तो मैंने उस पे ध्यान दिया। और मैथ्स में वैसे मेरा कोई मतलब टॉपिक स्ट्रांग ही रह गए थे, लेकिन कोऑर्डिनेट में थोड़ा प्रॉब्लम जाता था मुझे। तो मैंने उसके लिए मतलब ऐसे यूट्यूब से क्वेश्चंस कर लिए, या फिर यहाँ से पढ़ लिया वहां से पढ़ लिया, क्योंकि उसमें बस आ, कुछ ना कुछ करके थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लिया। अच्छा, फिर जब तुम मेनली 12th में आए फिर 11th को कैसे साथ साथ मैनेज करते थे? 12th में और 11th का वैसे सिलेबस होने के बाद 1-1.5 महीना मैंने रिवाइज कर लिया था। इंस्टीट्यूट वाले तो बोलते हैं कि 2 महीने रिवाइज करो कम से कम, लेकिन मुझे थोड़ा कम टाइम मिला था, लेकिन फिर भी रिवाइज हो गया था। उसके बाद जब स्टार्ट होता है तो बीच में जैसे संडेज को बस एक टेस्ट होता था 6 घंटे का, उसके बाद तो खाली टाइम ही रहता था। तो मैं बीच बीच में नोट्स पढ़ लेता था बस। अपने नोट्स में क्या है, मैंने जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगे, जब भी मैं सॉल्व करता था कोई भी असाइनमेंट, या फिर यूट्यूब से जो क्वेश्चंस आते थे अच्छे अच्छे, मतलब बुक्स में इतने अच्छे क्वेश्चंस मिलते नहीं है, बहुत टाइम चला जाता है। अगर तुम यूट्यूब पे सर्च कर लोगे ना, तो कोई भी हर सब्जेक्ट के अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो वो मैं अपने नोट्स में लिख लेता था कि ये मुझे आया नहीं, लेकिन ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। और फिर संडेज को रिवाइज करता था। तो क्या हो गया, ऐसा कुछ दिनों बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि ये कॉन्सेप्ट मैंने खुद ने डिराइव किया है, वो मतलब दिमाग में फिट हो गया। जो अच्छा, पहले लगता था बहुत टफ है, वो दिमाग में अपने आप फिट हो गया, मतलब नेचुरल हो गया। वैसे तुमने कुछ बुक्स फॉलो करे थे? बुक्स तो किए थे, पहले तो मॉड्यूल्स ही किए थे जैसे सर ने बोले थे हमारे। मतलब पहले मॉड्यूल्स ही अच्छे से किए थे मैंने, हर एक्सरसाइज हर एक क्वेश्चन किया था 11th में। और 11th जब एंड हुआ तब मैंने फिर इरोडो स्टार्ट की थी। इरोडो का मैंने मैकेनिक्स किया हुआ है और थर्मोडायनेमिक्स किया है। और मैथ्स में मैंने ज्यादातर यूट्यूब से ही किए हुए क्वेश्चन, या फिर कोई ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस लेते थे लोग, उनसे सॉल्व किए ज्यादातर रिवीजन के लिए, मतलब सिलेबस के बाद। और फिर एक ब्लैक बुक के मैंने मल्टीपल चॉइस किए थे, क्योंकि मुझे मल्टीपल चॉइस में थोड़े प्रॉब्लम जा रहा था कि टाइम एग्जाम्स में टाइम मैनेज नहीं होता। मल्टीपल चॉइस मुझे सबसे टफ लगते थे, तो बिल्कुल। मैंने वही सॉल्व किया था। और समीर बंसल नहीं किए थे? नहीं किया था, मैंने बस ब्लैक बुक किया है, उसके भी बस मल्टीपल चॉइस वाली एक्सरसाइज और इंटीजर वाली। अच्छा। वो भी जो टॉपिक्स मुझे थोड़े टफ लगते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का तो नहीं किया, ट्रिग्नोमेट्री की वैसे ही बहुत प्रैक्टिस हो गई थी। वैसे देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री, के लिए बुक करने की आज के डेट में मुझे नहीं लगता रिक्वायरमेंट्स है, कोचिंग मॉड्यूल हाँ। सफिशिएंट होता है। नहीं, जो स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने भी स्टार्ट किया था, तब टाइम बहुत ज्यादा होता है 11th के स्टार्टिंग में, ऐसा लगता है कि यही तो बहुत आसान है, बहुत टाइम मिल रहा है हमको, लोग क्यों पता नहीं क्यों बोलते हैं। लेकिन जब 12th में एंडिंग तक आते हैं, तब पता चलता है कि टाइम कितना कम है। तो बिल्कुल। 11th के स्टार्टिंग में बहुत लोग बहुत सारे बुक स्टार्ट कर देते हैं, ये कर लिया वो कर लिया, काइनेमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री ये सब आसान आसान चैप्टर की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं लोग। हाँ। वैसे ही मैंने भी किया था। और केमिस्ट्री में कौन से बुक्स अगर बताना चाहो, क्योंकि कि मैंने सुना है कि टीचर्स भी केमिस्ट्री को थोड़ा बुक से भी पढ़ने को रिकमेंड करते हैं। रिकमेंड तो करते हैं, लेकिन हाँ ऐसा मुझे भी लगता था कि बहुत सारे बुक्स करने पड़ेंगे, लेकिन इनऑर्गेनिक के लिए बस एनसीईआरटी कर लो और पीवाईक्यूज वाली बुक कर लेना। पीवाईक्यू वो 44 ईयर के पीवाईक्यूज आते हैं। इनऑर्गेनिक के लिए अगर ये दो चीजें भी कर ली ना तो सफिशियंट है।
और ऑर्गेनिक के लिए करनी चाहिए। ऑर्गेनिक के लिए मैंने एमएससी सॉल्व की थी, पूरी तो नहीं हुई थी, आधी ही हुई थी अच्छा, शायद। एम एस चौहान सर की बुक। हाँ, एमएस चौहान। अच्छा, पूरी तो नहीं हुई थी, वो भी आधी हुई थी, लेकिन वो अच्छी बुक है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है ऑर्गेनिक के लिए। तो तुम्हारा सॉल्विंग में प्रेफरेंस क्या रहता है? था मॉड्यूल्स, उसके बाद पीवाईक्यूज मेनली, और फिर यूट्यूब हाँ। प्रॉब्लम्स। हाँ, पीवाईक्यूज तो 10 साल के, तो मॉड्यूल पीवाईक्यूज 10 साल के, क्योंकि मॉड्यूल खत्म होते होते एक लेवल बन जाती है, मतलब कि तुमको ये चैप्टर आता है, लेकिन उसके बाद फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और माइंड को थोड़ा डेवलप करना उस चैप्टर में, उसके लिए तुमको टफ क्वेश्चंस तो करने ही पड़ेंगे। और यूट्यूब से क्यों अच्छा होता है, सॉल्यूशन भी मिल जाते हैं साथ में। अच्छा, वैसे कौन से चैनल्स को फॉलो करते थे सब्जेक्ट वाइज, बताओ। अब मैथ्स के लिए तो जैसे आपका एक चैनल था, और मैथ्स में एक अन अकेडमी पे सर थे, प्रशांत जैन सर, उनके हम्म। उनसे मैंने मैथ्स ओलंपियाड के लिए पढ़ा था 10th में। अच्छा। तो हाँ, तो उनके जो केवीपीवाई ऐसे ऐसे के पीवाईक्यूज थे वो करता था, एक केवीपीवाई या फिर आईएसआई, अलग अलग एग्जाम्स के पीवाईक्यूज थोड़े थोड़े। और फिजिक्स के लिए, मैथ्स के लिए तो मैंने बस आपका एक चैनल फॉलो किया था, वो किया था। और फिर मैं ऐसे ही कुछ मतलब कुछ भी ऐसे ही एमआईटी के इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स ऐसे ही, मतलब यूट्यूब पे सर्च कर लिया बस, इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स वगैरह वगैरह, तो वो जो आते थे टफ क्वेश्चंस देखता था कि मुझसे होते हैं क्या वो। अच्छा। फिर अलग अलग टेक्निक्स, हाँ, अलग अलग टेक्निक्स लर्न कर ली थी मैथ्स में, जैसे वो फाइनमैन टेक्निक ना, कुछ होती है इंटीग्रेशन हाँ, की, वो सब। बिल्कुल। हाँ। वैसे अपने चैनल में भी 5 टेक्निक्स के क्वेश्चंस हैं। हाँ, तो वही। वीडियोस वो देखने के पहले, बाद आपको हेल्प मिला मैथ्स में थोड़ा बहुत? हाँ, ऑब्वियसली मिला। मतलब वीडियोस के क्वेश्चंस यूजुअली पहले तो सॉल्व होते नहीं थे, मतलब मैं सच बोलूं तो 30-40% क्वेश्चन सॉल्व होते थे मुझसे खुद से, ज्यादा से ज्यादा। तो जो क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं होते थे वो मैं नोट्स में लिख लेता था, और नोट्स में लिख के फिर जैसे जैसे टाइम मिलता था रिवाइज करता था। तो मतलब मैं सच बोलूं तो मेरे पास टाइम थोड़ा कम था, मतलब मैं इतना ज्यादा नहीं पढ़ता था, तो मैं क्या करता था, जो सर लोग हमको कोचिंग्स में मॉड्यूल देते थे आसान आसान वाले, वो थोड़े स्किप कर देता था कि देखिए ये तो आता है, टिक 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 ऐसा करता था। और जो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस है उनके कॉन्सेप्ट्स थोड़े लिख लेता था, या याद कर लेता था कि ऐसा दिमाग लगा सकते हो तुम इसमें। बिल्कुल। और मॉड्यूल्स जब लगाते थे तो उसको टाइम वाइज करना चाहिए, या फिर जैसे तुम स्किप करते 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 थे वैसे ही करना चाहिए? नहीं, शुरुआत में अगर सबसे पहले शुरुआत में कर रहे हो ना, जैसे चैप्टर पढ़ लिया उसके बाद मॉड्यूल कर रहे हो, तो फिर अच्छे से हर एक क्वेश्चन करना चाहिए। और बाद में जब रिवीजन करते हो तब तुमको कोई भी मटेरियल हो, जैसे नए अभी कुछ मटेरियल तुम सॉल्व कर रहे हो रिवीजन के लिए, कोई बुक भी कर रहे हो, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो आसान क्वेश्चन है, जो तुमको आते हैं कॉन्सेप्ट, वो तुमको स्किप करने चाहिए। वो करके क्या फायदा, बस प्रैक्टिस होगी तुम्हारी, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। लेकिन उससे अच्छा अगर थोड़े अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस देखोगे तो उससे तुम्हारी मेमोरी बिल्ड होती है। हम्म। बिल्कुल। ऐसे जेई मेंस में तुम्हारा कैसा गया था? जेई मेंस जेई जनवरी में मेंस कैसा गया था? जेई मेंस जनवरी में 574 रैंक आया था, उसमें मुझे फिजिक्स में 100 थे, मैथ्स में 95 थे, और केमिस्ट्री में 65। अच्छा, तो केमिस्ट्री तुम्हारा हमेशा से थोड़ा वीक रहेगा। हाँ, हमेशा से ही है। वैसे अब तुम जो ब्रांचेस देखोगे उसमें केमिस्ट्री वैसे है नहीं आगे। हाँ, तो केमिस्ट्री का जर्नी काइंड ऑफ केमिस्ट्री खत्म हो गया। में केमिस्ट्री में मुझे लगता है मेरी गलती थी, मैंने थोड़ा उसको इग्नोर किया कि ये तो हो जाएगा बाद में, याद ही करना है। और टेस्ट क्या वीकली होते थे कोचिंग्स में, या कैसे टेस्ट का शेड्यूल क्या रहता? हाँ, वैसे टेस्ट तो वीकली भी होते थे, लेकिन हमारे बाद में थोड़े 1 घंटे के क्लास टेस्ट शुरू कर दिए थे। मतलब वीक में जैसे 6 दिन रहते हैं, तो 3 दिन मैथ्स, 2 दिन फिजिक्स और 1 दिन केमिस्ट्री के क्लास टेस्ट था, 60 मार्क्स के 1 आवर। तो उसमें मतलब अलग अलग बुक्स के क्वेश्चंस होते थे, जैसे सेंगेज या ब्लैक बुक या ऐसे ही कोई भी रैंडम, हम्म। उसके 1 घंटे की टेस्ट और उसके मार्क्स पता चलते थे।
और आखिर के टाइम पे टेस्ट कोई एक्सटर्नल टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे या फिर जैसे करते हैं यूजुअली स्टूडेंट्स को टेस्ट करने के लिए? हाँ, वैसे मैंने जितने भी फ्री टेस्ट सीरीज थे उनके लिए रजिस्टर तो किया था, लेकिन सच में एक भी नहीं दिया। बस अच्छा। अपने कोचिंग का ही दिया। हाँ, मतलब सोचा तो था कि बहुत सारे दे दूंगा, ज्यादा प्रैक्टिस होगी, लेकिन हुआ नहीं वो। टाइम ही नहीं मिला इतना। वैसे टेस्ट को एनालाइज करते थे, आई मीन टेस्ट देने के बाद? हाँ, एनालाइज तो करना ही चाहिए। टेस्ट में जो क्वेश्चंस नहीं हुए वो एक तो कैसे कर सकते, ये एनालाइज करता था, और एक और चीज एनालाइज करता था कि अगर ये इस चीज को मुझे गेस करना होता है, इस आंसर को मुझे गेस करना होता, तो वो कैसे करता। वो मतलब केवीपीवाई के लिए मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, तभी भी मेरा 107 रैंक आया। मैंने बायो कुछ भी नहीं पढ़ा था, और ट्वेल्थ के भी जो टॉपिक्स थे वो नहीं पढ़े थे। लेकिन केवीपीवाई में मैंने क्या देखा था, ट्रेंड देखा था कि ऑप्शन डी बहुत कम बार आता है, ऑप्शन ए बहुत बार आता है, ऑप्शन बी सी आता है। और अगर चार पांच क्वेश्चन ऐसे ग्रुप में लो तो अलग अलग होते हैं ऑप्शन, मतलब सिमिलर टाइप के ऐसे, मतलब और क्वेश्चंस के आंसर को कैसे गेस करना है, बहुत सारी ट्रिक्स देखी थी। अच्छा, तो तुम्हारे एक्सपीरियंस से बताओ, जेई में कौन सा ऑप्शन ज्यादातर आता है? जेई मेंस में ऐसा होता है कि मतलब अगर तुम जेई मेंस, वैसे थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए उसके लिए। 10 में से तुमको 8 क्वेश्चंस तो होने ही चाहिए जेई मेंस के। 8 के अलावा उन दोनों में जो, इन 8 क्वेश्चन में जो सबसे कम बार आए हुए वो दोनों में ट्राई कर सकते हो। मतलब गैसिंग के बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, ये तुम ऐसे कोई बता नहीं सकता तुमको, ये तुमको खुद से देखने पड़ेंगे हाँ, इसका आंसर कैसे आया। और अगर मैं स्पेसिफिकली मैथ्स की बात करूँ तो देखना कि मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे तुम स्मार्टली डायग्राम बनाकर भी बहुत सारा गेसिंग लगा सकते हो। हाँ जैसे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री हाँ में स्टूडेंट्स अक्सर मुझे बोलते हैं कि पेपर लेंथी आता है, बट मैंने भी देखा है मेंस में कुछ क्वेश्चंस में अगर आप देखोगे थोड़ा सा डायग्रामेटिकली सोचोगे और ऑप्शंस को एनालाइज करोगे तो कई बार आंसर निकल आ जाएगा। हाँ, ऐसा होता है। वो खुद से डेवलप करने वाली स्किल होती है। बिल्कुल। वो और कई बार प्रैक्टिस आपको करके हो वैल्यू जाता। वैल्यू पुट करके भी कई बार ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम्स का आंसर आसानी से निकल जाता है, एटलीस्ट जेई मेंस में। हाँ, जेई एडवांस में ज्यादातर नहीं होता है, जेई एडवांस में आप नहीं नहीं, जेई आसानी से एडवांस पास भी में तो कर नहीं। सकते। हाँ। फिर भी मैंने जेई एडवांस के फिजिक्स में, फिजिक्स थोड़ा ज्यादा ही आसान साइड पे आ गया था। मेरा 40 या 50 मिनट में हुए दोनों ही पेपर में फिजिक्स। अच्छा, हाँ, तो फिजिक्स आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, मतलब मार्क्स वाइज भी ऐसा स्ट्रॉन्ग करा भी है। नहीं। मार्क्स तो मुझे 93 आए, जो कि बहुत कम है, क्योंकि मैंने स्पीड स्पीड फ्लो फ्लो में बहुत सिली मिस्टेक्स कर दी है। क्योंकि इतने स्पीड में क्वेश्चंस हो रहे थे, सारे हुए जा रहे थे, हुए जा रहे थे, हुए जा रहे थे। तो फिर बीच बीच में एक दो कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो गए और ऐसे ही मार्क्स कट गए। मतलब फिजिक्स में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस पेपर के लेवल के लिए तो 110 मार्क्स आने चाहिए थे, लेकिन आए 93। अच्छा, आपका एक्सपेक्टेशन 110 का है। हाँ, ऐसे काफी स्टूडेंट का वही टोटल मार्क्स आया वैसे, जो आपका एक्सपेक्टेशन एक सब्जेक्ट का है। और जो टेस्ट को एनालाइज कैसे करना चाहिए वैसे, आपका क्या स्ट्रेटेजी रहा एनालिसिस में, टेस्ट एनालिसिस? मतलब तुमने क्या गलत किया है, तुम टाइम कैसे मैनेज कर सकते थे। लोग बोलते हैं कि जे एडवांस में स्पीड मैटर नहीं करता, लेकिन मेरे हिसाब से तो स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करता है। सबसे ज्यादा वही मैटर करता है, स्पीड। क्योंकि अगर तुम्हारी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों अच्छी रही तो अगर तुमको अच्छा स्कोर करना है तो स्पीड तुमको जरूरी ही है। क्योंकि मतलब क्वेश्चन को देख के ऐसा समझ में नहीं आता कि ये क्वेश्चन इजी होगा या टफ होगा। तो तुमको कम से कम 3 मिनट तो देने ही होते हैं। और अगर तुम 3 मिनट सारे क्वेश्चंस को दोगे तो ऐसे ही 55 मिनट्स तो ऐसे ही चले जाएंगे। तो अगर तुम्हारी स्पीड अच्छी रहे तो किसी क्वेश्चन में तुम 1 मिनट में हो कर लोगे, किसी को 3 मिनट में। मतलब कुछ क्वेश्चन तो टेस्ट में यही एनालाइज करना चाहिए कि इस क्वेश्चन को मैंने सबसे फास्ट वे में कैसे किया होता टेस्ट में। अच्छा, और टेस्ट में जितना तुम्हारा मतलब फाइनल मॉक टेस्ट में मार्क्स आते थे, एज एडवांस में भी लगभग उतने आए या उससे बढ़े हैं या कम हो गए?
उससे तो अच्छा है, क्योंकि मैं टेस्ट को सीरियसली नहीं देता था। मतलब ट्राई भी करूँ ना, तो जो कोचिंग के टेस्ट थे वो सीरियसली जाते ही नहीं थे। 2.5 घंटे बाद मुझे ऐसा लगता था कि छोड़ो, कितना आप कर लिया, आप 2.5 घंटा, अब क्या आधा घंटा दिमाग वेस्ट करना। मतलब टेस्ट में सच में मुझे यही लगता था कि क्या दिमाग वेस्ट करना, इसमें कितने मार्क्स आए, छोड़ो ना। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, टेस्ट को सीरियसली देना चाहिए, हर टेस्ट को। और क्योंकि हाँ उतने ही आते हैं लगभग तुम्हारे मॉक टेस्ट हाँ, में जितने हैं। यही बात है कि मॉक्स में जितने आ रहे हैं लगभग फाइनल्स के आसपास, तो वो लगभग उतने ही उतने ही आते हैं। आते। 5 to 10% का चेंज मैंने लगभग देखा है मैक्सिमम। हाँ। वही आता है लगभग। सेलन हाँ, के टेस्ट मैंने मेरा देखे, थोड़ा। काफी रेलिवेंट है कंपेयर टू अदर हाँ। इंस्टीट्यूट्स। हाँ, मैंने तो एलन की दिए थे, और उसमें भी मेरा स्कोर ऐसे ही आता था। मतलब अगर कोई टेस्ट सीरियसली दूं तो मेरा स्कोर अराउंड 250 260 आता था। और बाकी यूजुअली 220 230 ऐसे ही आता था, क्योंकि मैं सीरियसली नहीं देता था। लेकिन उससे फिर मेरे सिली मिस्टेक्स कभी इम्प्रूव भी नहीं हुए। टेस्ट में ये जरूर देखना चाहिए कि सिली मिस्टेक्स कहाँ हुए और वो कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, वरना बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। और और एक चीज का पॉइंट ध्यान रखना चाहिए कि आप क्वेश्चंस को कैटेगराइज जरूर करें कि आपका टाइम कहाँ पे जा रहा है। लाइक मल्टीपल करेक्ट पे आपका प्रॉब्लम है, इंटीजर टाइप का आपका प्रॉब्लम है, या पैराग्राफ टाइप आप सही से नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी देख लेना चाहिए, स्पेशली इन एडवांस। उस सेक्शन की ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, राइट। हाँ, मुझे लगता है कि मल्टीपल की थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि मल्टीपल यूजुअली टफ होते हैं। और मल्टीपल में चार ऑप्शन को चार अलग अलग क्वेश्चन जैसा ही सॉल्व करना पड़ता है यूजुअली। तो उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो यूज प्रैक्टिस करनी चाहिए कि मल्टीपल को कम से कम टाइम में कैसा करें। हाँ, वैसे जेई के मल्टीपल में तो चलो फिक्स पैटर्न तो कुछ होता नहीं है, लेकिन पार्शियल मार्किंग आई थिंक अलाउड था इस बार। हाँ, अलाउड तो था, लेकिन नेगेटिव भी था। एक ऑप्शन एक्स्ट्रा कर दिया तो नेगेटिव हो जाता। हाँ, नेगेटिव था वो तो रहेगा ही, वरना मैं पास कैसे मार्किंग स्कीम टफ होगा। बट -2 बट पार्शियल मार्किंग सबसे। भी अगर है तो आई थिंक जेई एडवांस में स्टूडेंट्स को ट्राई करना चाहिए। अगर एक ऑप्शन भी सही करे तो उनमें तो कुछ मार्क्स तो बनी बनता ही है। हाँ, और जैसे आपने सबसे बोला ज्यादा कि स्कोरिंग। स्पीड और एक्यूरेसी, उसके बारे में भी बोल थोड़ा मैं बताना चाहूंगा कि जनरली ये बताते हैं, इसलिए है क्योंकि देखो एक पिट स्कोर बनता है, एडवांस में भी बनता है। पिट स्कोर मतलब एक पर्टिकुलर स्कोर जिस रेंज में मैक्सिमम स्टूडेंट्स आ जाते हैं। जैसे मान लो इस बार के पेपर में आई थिंक 110 से 145 या 150 के बीच में शायद पिट बना होगा कहीं पे। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स आए होंगे जिनका रैंक अंडर 2000 होगा, तो उनका मार्क्स लगभग इतना ही बना होगा। और वो ये मार्क्स को जब आप क्रॉस कर जाओगे, ये पिट स्कोर को जब आप क्रॉस करते हो, तो उसके लिए आपको जरूर स्पीड चाहिए होगा। लेकिन अगर आप इस स्पीड रेंज में अपना मार्क्स को रखते हो तो उसके लिए उतना स्पीड नहीं है, उसके लिए एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है। जैसे अगर आपने जैसे आपका रैंक अंडर 500 है, तो ऑफकोर्स आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी चाहिए, बिल्कुल चाहिए होगा। लेकिन उस पिट स्कोर के अंदर अगर रहा, मतलब किसी स्टूडेंट का टारगेट हो, और मैक्सिमम का वही होता है टारगेट, मतलब एक एवरेज स्टूडेंट अगर है तो उसका टारगेट मैंने यही होता है कि मैं कम से कम अंडर 2000 में आ जाऊँ। तो उनके लिए स्पीड उतना नहीं मैटर करता, क्योंकि वो उतना पेपर भी अटेम्प्ट नहीं करते। इसीलिए जनरली टीचर्स ये बोलते हैं कि आप पहले सिक्योर पोजीशन पे जाओ, उसके बाद अटेम्प्ट करना चालू करो। लेकिन जो टॉप 500 को एम करके चलेंगे उनको पहले से ही स्पीड भी चाहिए होगा, एक्यूरेसी भी चाहिए होगा, राइट। एग्री और हाँ। नॉट? हाँ। यस। मुझे तो ज्यादा कुछ पता नहीं है, वैसे भी मैंने तो एक ही बार दे दिया है, मतलब। पर हाँ, वैसे लोगों को, कुछ लोग बोलते थे कि उनसे उनके लिए तो बस क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होने चाहिए उसी पे ध्यान देते थे, कि 12 13 क्वेश्चंस कर लिए तो वो ठीक है उनके लिए उतना। बिल्कुल। वो अपने अपने टारगेट स्कोर थे। हाँ, सबका अपना अपना एक टारगेट होता है, सबका लेवल सेम नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट्स का टारगेट ही होता है कि हम मैक्सिमम अगर 180 क्रॉस कर ले तो बहुत है। जिनका टॉप रैंक्स है वो तो मतलब पहले से ही टारगेट करते हैं 300 प्लस लाना ही है। हाँ। ऐसे टारगेट हमेशा बड़ा ही रखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि अपना लेवल को हमेशा इंक्रीज करते रहे। और एक बात, हाँ। जो टेस्ट
मैं कभी फिर आपने बोला कि आपने सीरियसली नहीं दिया, बट कोई ना कोई टेस्ट में नहीं लगा कि सीरियसली देते तो बढ़िया होता हो। हाँ, ऐसा हर बार तो लगता था कि सीरियसली देना चाहिए और अच्छा होता। मतलब पेरेंट्स भी पूछते थे कि मार्क्स थोड़े कम आए, तो मतलब लगता था कि सीरियसली दिया होता तो अच्छे मार्क्स आ जाते। तो एक दिन एक, हाँ, मतलब एक संडे थोड़ा सीरियसली दिया तो अगले संडे फिर से वही नॉर्मल हो जाता था। फिर अगले संडे सीरियस, मतलब मैं इतना कंसिस्टेंट नहीं था। उसकी वजह से मुझे लॉस तो बहुत ज्यादा हुआ है। मतलब रेग्रेट करता हूँ मैं अभी कि अगर सीरियस होता तो बहुत कुछ अच्छा कर लेता। और कोचिंग में आप ही आई थिंक टॉपर होंगे अपने कोचिंग नहीं, का। मैं नहीं था टॉपर। मैं अच्छा। नहीं था, मेरे ऊपर। वैसे कोचिंग के टेस्ट में तो मैं चौथा पांचवा आता था यूजुअली। लेकिन अभी मैं सेकंड टॉपर हूँ, और फर्स्ट टॉपर जो है उसका 87 आया है ऑल इंडिया रैंक। अच्छा, ऑल इंडिया रैंक। तो आपको हाँ। कौन सा आईआईटी जाना है, वैसे आपका ड्रीम आईआईटी और ब्रांच? सबका वैसे बोल, वैसे मैं किसी को भी बॉम्बे पूछूं तो बोलते हैं आईआईटी बॉम्बे सीएससी। हाँ, वैसे मैं बॉम्बे में रहता हूँ ना, तो इसलिए पास में है, तो वो इसीलिए थोड़ा ज्यादा इंक्लिनेशन है। अच्छा, वैसे सीएससी का कोई आइडिया है अभी? हाँ, वैसे मैंने टेंथ में मतलब पाइथन सीखी थी टेंथ में। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि पाइथन बहुत स्लो लैंग्वेज होती है, तो अभी सी प्लस प्लस सीखना चालू किया है। अब कॉलेज में तो चलो बहुत सारे नेटवर्क्स तो बन ही जाएंगे, और उधर क्लब्स भी होता है, आप वहाँ पे हाँ। जाके बहुत सारे क्लब्स में पार्टिसिपेट कर सकते हाँ। हो। तो शुरुआत से ही और प्लान मुझे था जो आईआईटी बॉम्बे जाना है? अब वैसे जैसे शुरुआत किया था तो टारगेट तो था आईआईटी बॉम्बे, लेकिन एक गट फीलिंग थी कि आईआईटी बॉम्बे तो नहीं मिलने वाला। कोई आईआईटी दिल्ली या कानपुर या कोई और ले लेंगे, टॉप 7 आईआईटी मिल जाए बस। टारगेट तो था आईआईटी बॉम्बे, लेकिन अंदर से एक गट फीलिंग आती थी कि आईआईटी बॉम्बे तो बहुत मुश्किल है, वो तो नहीं मिलने वाला। कोई और आईआईटी में काम चला लेंगे। और आपका अपार्ट फ्रॉम जेई कोई और एग्जाम्स दिए थे इस साल, जैसे? इस साल तो नहीं दिए थे। नहीं। अच्छा, इस साल नहीं। आईएसआई वगैरह मैं दे सोचा था मैंने, लेकिन दिया नहीं। फिर मैंने सोचा डिस्ट्रैक्ट तो जाऊंगा। अच्छा, तो और क्या इंटरेस्ट है अपार्ट फ्रॉम स्टडी? अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, एक तो मैं नॉवेल्स और स्टोरी बुक्स पढ़ता ही हूँ। अब वो स्टडीज ही कंसीडर करेंगे कुछ लोग। उसके अलावा मैं क्रिकेट में तो अच्छा नहीं हूँ, बहुत खराब हूँ क्रिकेट में, लेकिन फुटबॉल में थोड़ा बहुत अच्छा हूँ। अच्छा, तो रेगुलर प्ले करते हैं? एट नाइन्थ टेंथ तक किया था। टेंथ में तो नहीं, टेंथ में तो कोविड ही आ गया था, तो नाइन्थ तक। हाँ, सही बात। कोविड में तो फिर घर पे ही रहे थे सब। आईआईटी बॉम्बे में क्रिकेट का बहुत क्रेज है। हाँ, लेकिन मुझे क्रिकेट नहीं आता। मैंने भी देखा था यूट्यूब पे क्रिकेट लोग खेलते, लेकिन मुझे नहीं आता क्रिकेट। हाँ, और भी इंटरेस्ट आप फॉलो कर सकते हैं, इशू नहीं। तो अब नेक्स्ट टारगेट क्या है? नेक्स्ट टारगेट तो फिलहाल मुझे कोई अच्छी सी कोडिंग लैंग्वेज सीखनी है। और कुछ ऐसा ही, मतलब अभी कोई फिक्स टारगेट तो नहीं है। शॉर्ट टर्म टारगेट है कि ये सी प्लस प्लस सीखनी है अभी अच्छे से, जितनी अच्छी हो सके। मतलब आईआईटी बॉम्बे का जैसे 1 अगस्त से शुरू होने वाला है, तो अभी एक महीने में खत्म करने का टारगेट है। अच्छा, और आपका मतलब फिर टारगेट है, आई मीन प्लेसमेंट लेना इन आफ्टर बीटेक, या रिसर्च में जाने का भी कोई प्लान है? हाँ। फिलहाल तो कोई ऐसा प्लान नहीं, लेकिन शायद प्लेसमेंट का ही प्लान है। और वैसे आईआईटी में भी आपको अगर मैथ्स में इंटरेस्ट आता है तो आईआईटी में तो हर ब्रांच में आपको पहला ईयर मैथमेटिक्स पढ़ना ही पड़ेगा। उसमें अगर प्रॉब्लम है तो आप चैनल पे जरूर बोल सकते हैं, जैसे ठीक है, हाँ। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जरूर बोल सकते हैं। और जूनियर्स को क्या बोलना चाहेंगे कि कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए?
कंसिस्टेंट रहो। लोग क्या है, टेलीग्राम पे भी मुझे बहुत लोग पूछ रहे थे कि कैसे पढ़ाई की, क्या किया, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि हम ये बुक्स करेंगे, वो बुक्स करेंगे, बहुत सारे बुक्स के नाम लिख देते हैं। वो लोग भी ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट रहो। एक प्रॉपर मॉड्यूल फॉलो करो, या फिर एक प्रॉपर ये फॉलो करो कि शेड्यूल, या अब ये करना है, इसके बाद ये करना है। मॉड्यूल होने के बाद तुम्हारा एक लेवल बन जाती है कि ये बेसिक अब तुमको नॉलेज है। उसके बाद फिर तुम कुछ एक्स्ट्रा करो। लोगों से मॉड्यूल्स ही नहीं होते, मतलब चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स ही नहीं आते लोगों को, और वो सोचते हैं फिर हम ये बुक कर लेंगे, वो बुक कर लेंगे। पहले कॉन्सेप्ट सीख लो अच्छे से कि जैसे मैथ्स में पीएनसी वगैरह लोगों को टफ जाता है, प्रोबेबिलिटी पीएनसी, हम्म, क्योंकि वो लोग अच्छे से पढ़ते ही नहीं है, वो एंडिंग एंडिंग में छोड़ देते हैं। पहले एक बार बेसिक बेसिक लेवल पे सीख लो, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा कुछ चीजें होती है पीएनसी में। मतलब बहुत सारे एक्स्ट्रा थ्योरम्स होते हैं, या फिर मेथड्स होती है जिससे प्रॉब्लम्स आसान होते हैं, लेकिन वो फिर टफ प्रॉब्लम्स में आती है। लोग क्या करते हैं, बेसिक्स छोड़ देते हैं, जो एक्स्ट्रा मेथड्स होती है उन पे ध्यान देते हैं। बिल्कुल। और ज्यादातर तो लोग कंसिस्टेंट ही नहीं रहते, वो सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करते हैं। आप नहीं करते थे? आई मीन मैनेज करते थे ना? हाँ वैसे नहीं, वैसे मुझसे मैनेज हो जाता था टाइम। इसे मैनेज तो करना ही पड़ेगा, वरना पढ़ाई कब हाँ करोगे? मैनेज तो करना ही पड़े। कोचिंग में भी टाइम है। टेलीग्राम पे मैं वैसे टेलीग्राम टेलीग्राम पे क्या आपको यूजुअली डिस्ट्रैक्ट करता है टेलीग्राम? क्योंकि मुझे पर्सनली फील होता है नहीं। जस्ट टेलीग्राम में बहुत तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, पर उसमें हाँ मैक्सिमम क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस भी सर्कुलेट होते रहता है, तो ये स्टूडेंट के लिए थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग भी है उसके लिए, है ना? हाँ, तो आपको? मैंने टेलीग्राम पे ज्यादा एक्टिविटी शुरू की थी बोर्ड्स के टाइम पे, क्योंकि बोर्ड्स के टाइम पे बोर्ड्स की कुछ पढ़ाई नहीं थी, और मैं कुछ साथ में बुक्स भी नहीं थे जेई के, तो जेई की भी पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। तो मैंने टेलीग्राम पे जो लोग अच्छे क्वेश्चंस डालते थे जेई रिलेवेंट, वो सॉल्व करता था। कुछ लोग देखे थे बहुत सारे अलग अलग थ्योरम्स डाल देते हैं कि ये थ्योरम पढ़ लो, वो थ्योरम पढ़ लो। उन सब की जरूरत नहीं पड़ती। जेई रिलेवेंट जितना लगता था मुझे, मैं वो बाकी लोग क्वेश्चन सॉल्व करता था कि ये क्वेश्चन 3 मिनट के अंदर कैसे हो पाएगा, टाइम बाउंड वे में। हम्म, तो उससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल मुझे लगता है इम्प्रूव हुई। लोगों के क्वेश्चन सॉल्व करता था, तब टॉपिक भी रैंडम आते थे। जैसे आपके टेलीग्राम चैनल पे लोग डालते क्वेश्चंस, तो उसमें रैंडम टॉपिक्स आते हैं, कभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कभी कैलकुलस, अलग अलग लोग डाउट्स होते हैं, और क्वेश्चंस थोड़े ठीक ठाक लेवल के ही होते हैं। तो उनको सॉल्व करने से मेरा रिवीजन भी हो गया। बोर्ड्स के टाइम में जो टाइम वेस्ट की जा रहा था, वैसे भी थोड़ा यूटिलाइजेशन हो गया, अच्छा यूटिलाइजेशन हुआ, वैसे रिवीजन हो गया मेरा पूरा मैथ्स का। और यूट्यूब में जब आई मीन वीडियोस देखते थे, कुछ नोट्स बनाते थे वीडियोस से? हाँ नोट्स तो बनाता ही था मैं। कोई भी अच्छा चीज मिले तो वो मैं अपने नोट्स में लिख देता। नोट्स के हर चैप्टर के बाद, मुझे 11th के स्टार्टिंग में ही किसी ने बोला था कि हर चैप्टर के बाद 8-10 पेजेस छोड़ते जाओ, और जो अच्छे क्वेश्चंस लगे वो लिखते जाओ। तो मैं 11th के स्टार्टिंग से ही फॉलो करता हूँ, मतलब 8-10 पेजेस छोड़ देता हूँ हर चैप्टर के बाद, और जो भी अच्छे कॉन्सेप्ट लगे या अच्छे क्वेश्चंस लगे वो उसमें लिख लेता हूँ। फिर क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा हम नोट्स को ही रिवाइज करते हैं, नोट्स को रिवाइज करते करते वो चीजें भी रिवाइज हो जाती है, तो वो दिमाग में बस जाती है। इससे एक चीज का मैं मदद करती है, अगर तुम ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हो, लोग बहुत ज्यादा बुक्स नहीं सॉल्व करना चाहते हो, तो ऐसा कर लो यूट्यूब से। क्योंकि जो यूट्यूब पे टीचर्स होते हैं जो डालते हैं कुछ भी, उन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च की होती है, वो जो इम्पोर्टेंट चीजें वही डालते हैं वो, और वो कहीं ना कहीं काम आ ही जाती है, या फिर वो अब तुम्हारे थॉट प्रोसेस को डेवलप कर ही देती है। फिजिक्स के लिए कौन सा चैनल देखते थे मेनली? फिजिक्स के लिए फिजिक्स विद विनय उपल सर, एक वो था। एक जनार्दन सर का चैनल था फिजिक्स का। और एक आईएनएसपी के नितिन सचन सर थे, उनसे मैंने जो भी फिजिक्स के वीक टॉपिक्स थे, स्पेशली इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के, ईएमआई मैग्नेटिज्म और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये 3 चैप्टर्स उनसे थोड़े पढ़े थे कोचिंग के बाद। क्योंकि कोचिंग में क्या हुआ था, मैं थोड़ा बीमार पड़ गया था, तो ये टॉपिक स्किप हो गए थे मेरे। फिर वो बाद में मेरे वीक हो गए, तो फिर मैंने अलग से पढ़ लिए, एक संडे एक चैप्टर कर लिया पूरा। 8-10 घंटे बैठ लो संडे में एक दिन, एक वन स्ट्रोक में कंप्लीट कर लिया।
ऐसा कर लिया था। वैसे एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि आजकल एक हाँ। यूट्यूब में ट्रेंड चलता है कि टीचर्स के बीच में कंट्रोवर्सीज का, तो उनको देखते थे। नहीं, ऐसी फालतू चीजें वैसे आती तो थी वो सजेशन में, लेकिन ऐसी फालतू चीजें देखता नहीं था मैं। बिल्कुल, तो जो भी स्टूडेंट्स यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं उनको इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिंग होता है। मैंने खुद देखा है कि हाँ वैसे। अपने चैनल पे भी उसका इफेक्ट पड़ने लगता था कुछ हाँ, आर्बिट्री कमेंट्स कर देते थे। हर चीज में कुछ ना कुछ खराब चीजें होती है। मतलब यूट्यूब पे भी अगर देखो तो 80% चीजें वेस्ट ऑफ टाइम है, 20% काम की है। अगर तुमको कुछ करना है तो 10-20% पे ध्यान दो, काम की चीजें लो, फालतू चीजें छोड़ो। ये यही तुमको जो काम की चीजें लगती है वही लो ना, उससे तुम्हारी डेवलपमेंट होगा। फालतू की चीजें देख के तो टाइम वेस्ट ही होने वाला है। हाँ, तो यही यही मुझे जानना था कि कुछ स्टूडेंट हमेशा एक वर्ड करते हैं, PWOP PWOP। हाँ, वो चीजें ही ऐसी होती है कि वो अपना अटेंशन ग्रैपिंग होती है, मतलब अटेंशन उस पे चला जाता है। तो उसके लिए मैं एक चीज सोच रहा था कि मैं उनका वीडियो देख रहा हूँ तो उससे इनके व्यूज बढ़ेंगे, तो इनको फ्री का पैसा मिलेगा, इनको फ्री का पैसा मैं क्यों दूं मेरे टाइम के बदले। बिल्कुल। मतलब ये सोचता था, इससे एक चीज मन में चीज आती थी कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ और उनको पैसे दे रहा हूँ, इससे अच्छा मैं अपना टाइम यूज करके कुछ अच्छा तो सीख लूं। हाँ, बिल्कुल, ये तुम एकदम सही बोलो कि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए यूट्यूब में। हाँ। ऐसे क्या लगता है, अगर कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है तो यूट्यूब से वो कर सकता है जी, या उसको कोचिंग ज्वाइन आ, करना चाहिए? वैसे कोचिंग में प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने भी देखा है सेल्फ स्टडी करके यूट्यूब से क्या करते हैं लोग। पढ़ते हैं अच्छे से कॉन्सेप्ट्स, वैसे यूट्यूब पे अच्छे से समझ लो लोगे तो कॉन्सेप्ट्स यूट्यूब पे कोचिंग से अच्छे से समझ में आते हैं, और चीजें भी ज्यादा पता चलती है, जितने कोचिंग में पढ़ते हैं उससे ज्यादा पता चलती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, एक बार पढ़ लिया ना यूट्यूब से कोई एक चैप्टर, उसके बाद प्रैक्टिस को छोड़ ही देते हैं। वो हम्म। सोच मतलब आलस आ जाता है उनमें कि क्या क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, हमने पढ़ लिया ना। तो 1-2 दिन तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे से आता है हमको चैप्टर, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उनको भूलना चालू होते हैं कोई। तो कोई अगर सेल्फ स्टडी कर रहा है यूट्यूब से, तो उसको ये चीज ध्यान में रखना चाहिए कि वो अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है, कम से कम एक बार कोई ना कोई मॉड्यूल तो सॉल्व कर ले, और उसके बाद प्रॉब्लम प्रैक्टिस ज्यादा कर रहा है, इस पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। और यूट्यूब में वैसे टीचर्स तो काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, बट हाँ। वही है कि कोचिंग आपको एक माहौल दे सकता है आपके साथ, अगर और 5 स्टूडेंट प्रिपेयर करेंगे साथ साथ, तो आई थिंक कंपटीशन भी एक मैटर करता है, एक एनवायरनमेंट बिल्ड होगा। हाँ, वो ऐसा रहा है। हाँ सर, आ रहा है। और डिस्कनेक्ट हो गया थोड़ा थोड़ा सा। हाँ। तो मैं जो क्वेश्चन था उस लास्ट क्वेश्चन से थोड़ा कंटिन्यू करता हूँ। तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग, इनमें से कौन सा प्रेफर करना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग अगर पॉसिबल हो तो ऑफलाइन प्रेफरेबल है, लेकिन ऑफलाइन में भी लोगों को ज्यादातर अच्छी बैचेस नहीं मिलती, तो उन लोगों ने क्या करना चाहिए कि जो टॉपिक्स अच्छे से नहीं पढ़ाए जाते हैं वो ऑनलाइन कर लेने चाहिए कहीं से भी फ्री। और उनको प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करनी चाहिए। अगर ऑफलाइन में कोई लोअर बैच है तो उनको प्रैक्टिस उतनी मिलती नहीं है, तो उनको खुद से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और अगर ऑनलाइन जाओ तो उसके लिए फिर तुमको खुद से मोटिवेटेड होना चाहिए, या फिर कोई ऐसा होना चाहिए जो तुम पे ध्यान रख सके पूरा टाइम कि पढ़ रहा है या नहीं। अच्छा। और आपके सारे जो टेस्ट देते थे वो पेन पेपर मोड पे होते थे, या सारे सीबीटी पे ही होते? नहीं, पहले तो पेन पेपर मोड में ही होते थे। बाद में फाइनल जो मॉक टेस्ट हो रहे थे फुल सिलेबस वो हुए सीबीटी। अच्छा अच्छा। और कभी ये 2 साल के जर्नी में तुम्हें लगा कोई डिमोटिवेशन फेज है, लाइक अब नहीं हो पाएगा, ऐसा कोई फील आया कभी, या हर वक्त पॉजिटिविटी ऐसा तो मेंटेन रहा? नहीं, पॉजिटिविटी तो बिल्कुल नहीं रही। मतलब हर 2 महीने में एक बार तो ऐसा आता ही था कि अब तो कुछ नहीं हो सकता मेरा, क्या होगा। मैं तो
फाइनली जब जेई मेंस हो गया था और एडवांस के मॉक टेस्ट हो रहे थे, अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे, सोच रहा था ड्रॉप ले लेता हूँ। मतलब यहाँ तक बहुत चला गया था और अभी बहुत एक दो। स्टूडेंट ले भी लेते हैं ये सोच के, एग्जाम से पहले ही वो ये नेगेटिविटी से सोच के सोच लेते हैं कि ड्रॉप ले लेते हैं, लेकिन जब तक एग्जाम ना हो जाए होप हाँ छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, मैंने भी एक डेढ़ महीने पहले ही सोच लिया था कि अब तो मुझे ड्रॉप ही लेना है, कि अब तो नहीं होने वाला मुझसे। तो आपने आई थिंक लेकिन जैन अटेम्प्ट में ही इतना कर लिया कि जैन से पूरा एडवांस तक, आई मीन ये 4-5 महीने आपको मिले हैं सिर्फ एडवांस करने के लिए। हाँ तो आई थिंक स्टूडेंट्स को हाँ वैसे यही करना चाहिए कि पहला जो जेई मेंस है उसको अच्छा कर ले, फिर बाकी टाइम पूरा एडवांस को दे दे। हाँ, यही सबसे अच्छा होता है। हाँ, क्योंकि अप्रैल अटेम्प्ट में भी अगर आप मेंस को साथ साथ लेके चलते हैं तो एडवांस का टाइम भी कम हो जाता है। हाँ, तो जेई एडवांस और जेई मेंस में तुम्हें पेपर सॉल्विंग में बेसिक डिफरेंस क्या लगा? वही कि जेई मेंस में तुमको बहुत स्पीड में सॉल्व करना पड़ता है, और जेई एडवांस में क्वेश्चंस थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं, उनके बारे में सोचना पड़ता है। और खासकर एक ज्यादा बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जेई एडवांस के क्वेश्चन बहुत लंबे होते हैं, तो आधे लोग तो उनको देख के ही डर जाते हैं। और जेई मेंस के क्या है, छोटे होते हैं, वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं ज्यादातर जेई मेंस के। जेई मेंस में अगर तुमको कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हो और तुमकी मॉड्यूल के एक दो एक्सरसाइज भी अच्छे से कर लिए हो सारे चैप्टर्स के, तो बहुत अच्छा स्कोर आ जाता है। जैसे आपका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग था, तो फिजिक्स में कौन से चैप्टर्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए जरूरी है? जैसे मैथ्स में भी बहुत बेसिक्स होते हैं, जैसे फिजिक्स में भी होगा। मैकेनिक्स। मैकेनिक्स। मैकेनिक्स पे सबसे ज्यादा। हाँ, मैकेनिक्स अगर स्ट्रांग हो तो बाकी सब बहुत आसान होता है। अच्छा, और मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? और शुरुआत से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैकेनिक्स में मैं भी खुद से सॉल्व करता था, वैसे तो 10 में से तीन वैसे क्वेश्चन। मैकेनिक्स में तगड़ा मैथ्स का यूज होता है। जब 11th में आए थे हाँ, तो इतना मैथ्स तो पढ़ा नहीं होगा आई गेस। नहीं नहीं, तो तो जो 11th का वैसे मैंने शुरुआत हमारी जनवरी में हुआ था, मतलब 15-20 दिन जनवरी इंट्रोडक्शन ऐसे ही। तो उसमें हमको बेसिक मैथ्स पढ़ाई थी, और हमारी बोर्ड की एग्जाम तो कैंसिल हो गई थी कोविड की वजह से। हाँ, तो मुझे टाइम मिल गया था, और मुझे मैथ्स में वैसे भी इंटरेस्ट था, तो मैंने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ लिया था थोड़ा। वो मतलब जो मेथड्स होते हैं वो वही पढ़े थे, उतना कुछ अच्छा तो था नहीं। लेकिन ज्यादा कुछ मुश्किल तो नहीं जाता, लोगों को लगता है मैकेनिक्स में बहुत टफ, क्योंकि वो इरोडो के क्वेश्चंस में होता है बहुत मैथ्स लगने वाला। मैकेनिक्स में मुझे भी खुद को जब स्टार्टिंग में सॉल्व करता था, 10 में से 3 क्वेश्चन नहीं जमते थे ऑन एन एवरेज। तो वो मैं सर से डाउट पूछ लेता था या उनके सॉल्यूशन देख लेता था, और ये सीखता था कि उसमें क्या यूज किया। मैकेनिक्स में कॉन्सेप्ट्स बहुत रिपीट होते हैं, तो जो एक क्वेश्चन में जो तुमको कॉन्सेप्ट मिलेगा वो तुमको पहले नहीं आता था, अब तुमने पढ़ लिया ना, तो तुम वो देखने को मिलता है कि वही कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। तो मैकेनिक्स में क्वेश्चंस अगर नहीं जम रहे तो सॉल्यूशन देख लो, ये मुझे जैसे लगता है तुमने ऐसा। इरोडो पूरा मैकेनिक्स सॉल्व किया था। हाँ, मैकेनिक्स का तो पूरा सॉल्व किया था इरोडो। अच्छा, ऐसे मैथ्स में कोई भी बुक नहीं लगाया एक्सटर्नली ब्लैक बुक के अलावा? ब्लैक बुक एक्चुअली हमारे कोचिंग के सर खुद से हमें कुछ असाइनमेंट्स देते थे। वो कोचिंग के असाइनमेंट्स नहीं थे, वो सर के खुद से थे। वो अच्छा। सर थोड़े पीआरएमओ वगैरह के लिए बेस्ड थे, और ऐसे तो उनमें भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते थे, लेकिन वो क्वेश्चंस भी मतलब कोई ना कोई बुक के ही होते थे, ब्लैक बुक के ही होते थे ज्यादातर उसी लेवल के। ऐसे मैंने भी बहुत कोचिंग के मॉड्यूल्स तो देखे हैं, तो मेनली कैलकुलस पोर्शन से समीर बंसल से सब कॉपी टू डायरेक्ट क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं अपने मॉड्यूल में। इसलिए मतलब हाँ कोचिंग मॉड्यूल्स करना मेरे ख्याल से सबसे बेटर होता है, कि वो हर एक बुक से क्वेश्चन लगभग दे देते हैं। हाँ, कोचिंग मॉड्यूल तो सबसे पहले करना चाहिए। बाकी का तुम करो या ना करो। और जो सब्जेक्टिव के पीवाईक्यूज थे 1990 से लेके तो 2006 तक, वो भी मुझे अच्छे लगे थे क्वेश्चंस, वो भी टफ रहते हैं, मतलब अच्छे लेवल के होते हैं।
हाँ बिल्कुल। नया कुछ सीखने को मिलता है। और अगर उनमें जो आसान क्वेश्चंस भी होते थे, तब तुम्हें सब्जेक्टिव वे में लिखना होता था उनको। जैसे तब अगर लिमिट का प्रॉब्लम आता हाँ था तो वो लिख के आता था कि इसको सॉल्व करो विदाउट एल एल हॉस्पिटल रूट। तो हाँ, चीजें थोड़ा वो इंटरेस्टिंग बनी। ज्यादा टफ था। हाँ वो ज्यादा हाँ, टफ। इंटरेस्ट। इससे पहले के कंपैरिजन में तो आज के पेपर्स का लेवल थोड़ा सा बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि पेपर का लेवल घट गया है। हाँ, तब अभी तो भी टाइम सब्जेक्टिव था। थोड़ा कम मिल। हाँ हाँ, मेरा सर, फिर से। आपकी आवाज चली गई। हाँ हाँ वही। हाँ, तुम फिर से रिपीट कर दो ये वाला पोर्शन, जब से गया था वो। क्या वो आप बता रहे थे कॉलेज का मैथ थोड़ा हाँ टफ हाँ, था। कॉलेज, हाँ मैं बता रहा था कि जैसे कि जेई में तुमने अभी क्या पढ़ा है, मेनली डिफरेंशिएशन पे इंटरेस्ट होगा, इंटीग्रेशन पे होगा, इन सब सॉल्विंग पे इंटरेस्ट होगा। अब तुम्हें जो मैथमेटिक्स मिलने वाला है उसमें ज़्यादा सॉल्विंग नहीं मिलेगा। अच्छा। उसमें तुम्हें ज़्यादातर चीज़ें मैट्रिक्स रिलेटेड मिलेंगे, और थ्योरम्स पे अब तुम्हें फोकस करना पड़ेगा, जो कि जेई के कंपैरिजन में थोड़ा डिफरेंट लगेगा। हाँ, और अगर सीएससी तुम पता जा, नहीं। हाँ मुझे आइडिया है, और अगर तुम कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांचेस में जाओगे तो तुम्हें ज़्यादा अलजेब्रा चीज़ ज़्यादा मिलेगा, हाँ स्पेशली मैट्राइसेस सिस्टम, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इनसे तुम्हें मतलब यही होता है सीएस का एक्चुअली बेसिक। जो बोलते हैं ना कि एल्गोरिदम का एक कैसे बनते हैं, तो उसके लिए जो मैथ्स लगेगा वो उसको ही लीनियर अलजेब्रा का यूज़ बोलते हैं। हाँ। और फिर एक और चीज जो पूछूंगा तुमसे, कि ग्रुप स्टडी करते थे किसी फ्रेंड्स के साथ, या सेल्फ स्टडी ही करते थे? ग्रुप स्टडी वैसे मैं बोलना चाहूंगा कि अवॉइड करनी चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर देंगे आपको। मैंने देखा है, मतलब मैं खुद खुद से स्टडी करना प्रेफर करता था। ग्रुप स्टडी में लोग ज्यादातर बातें करते रहते थे। अगर ग्रुप स्टडी में आप दोनों सीरियस हो तब अच्छा है, लेकिन कोई एक भी, मतलब आपके ग्रुप में कोई एक भी ऐसा है जो सीरियस नहीं है या फिर जो हम्म। ऐसे ही टाइम पास करता है, तो उससे पूरा ग्रुप का ही प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। अगर सभी अच्छे हैं तो फिर अच्छा है। और एक और चीज, जैसे मैं तो अकेले पढ़ता था, और कभी अगर बहुत लगे पढ़ने का मन ना हो तो कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं जहाँ पे लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं शांति से। जैसे हम्म। एक स्टडी स्ट्रीम नाम का एक प्लेटफॉर्म था ऑनलाइन। अच्छा। वहाँ पे हाँ बताओ। हाँ, वहाँ पे लोग ऐसे ही पढ़ते थे, मतलब अलग अलग कंट्रीज के ऐसे तो। और वो सीरियस स्टूडेंट्स थे, वो यूजुअली कोई कॉलेज स्टूडेंट्स वगैरह। तो वहाँ पे मेरे दो तीन फ्रेंड्स बन गए थे। तो उनके साथ पढ़ता था मैं, जब अकेले में पढ़ता था तब। अच्छा। और ये स्टडी स्ट्रीम फ्री है या सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है? नहीं नहीं, फ्री है, फ्री है, फ्री है। बस क्रोम पे सर्च करना स्टडी स्ट्रीम, वो जूम पे ओपन होती है वहां पे। मैं तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ पढ़ता था क्योंकि वो मुझे सीरियस लगते थे। और 500 लोग रहते हैं। मतलब आपके पहचान का तो कोई नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे दोस्त बन गए थे ऐसे एक दो। तो क्या है, वो ध्यान रखते थे। कभी कभी हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते करते डिस्ट्रैक्ट, मतलब डे ड्रीमिंग करते हैं कभी कभी ऐसा। तो वो, मतलब हमको जब कोई और साथ में पढ़ता हो तो वो वैसा होता नहीं है। हम्म। 100% तो नहीं, 90%, 80% तो भी प्रोडक्टिविटी होती है हमारी। और डाउट्स का क्या सीन था तुम्हारा, आई मीन डाउट्स कहाँ क्लियर होते? डाउट्स तो मैं कोचिंग के सर के पास बहुत कम बार गया हूँ, सच बोलूं तो। मैं डाउट्स या तो गूगल पे देख लेता था, या फिर किसी टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देता था, कोई कोई सॉल्व कर देता था। और या फिर अगर बहुत कुछ लगे तो फिर फाइनली सर के पास जाता था। सर से बहुत कम डाउट्स क्लियर करवाए मैंने। हाँ क्योंकि वैसे वैसे मैं, तुम्हारे कोचिंग में डाउट सॉल्विंग फैसिलिटीज नहीं थे, लाइक डाउट काउंटर? हाँ वैसे थे, लेकिन मैं जो क्वेश्चन सॉल्व, मतलब उसके लिए फिर मुझे वेट करना पड़ता कि अच्छा। मैं कोचिंग में जाऊंगा फिर जाके पूछूंगा।
मेरे लिए ये सबसे आसान था, या तो गूगल करो, और गूगल पे लगभग 60-70% टाइम्स क्वेश्चन मिल जाते। और अगर कोई क्वेश्चन टफ रहे तो टेलीग्राम पे कुछ बहुत प्रो लोग रहते हैं जो हाँ। जिनका मैथ्स बहुत अच्छा होता है, उनको डाल दो, वो सॉल्व करके देते हैं। मतलब बहुत अच्छा लगता है जब कोई नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है। मैंने बहुत सारी नई टेक्निक सीखी टेलीग्राम पे ही बाकी लोगों से। आपके ही चैनल पे बहुत, मतलब 3-4 लोग ऐसे मिले जिनका मैथ्स तो ऐसा लगता है देख के कि ये तो मैथ्स के प्रो है, 120 में से 120 ही लाने चाहिए। ला भी देंगे, बट मेरे हाँ, चैनल में टाइम मैनेजमेंट। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, बोलना नहीं चाहिए बट उनका वो अपना इंटरेस्ट की वजह से जेई को गवा दे। हाँ, उनका मैथ्स तो बहुत अच्छा हो गया, बट कंपैरेटिवली वो बाकी सब्जेक्ट्स में बाकी। फोकस नहीं करे, इसकी वजह से वो रिग्रेट कर रहे हैं अब। इसलिए आई मीन हाँ, एग्जाम में तीनों सब्जेक्ट का होना बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, और जो भी तुम आई मीन टेलीग्राम में ये कैसे पता चलता था? कुछ तो इररेलेवेंट क्वेश्चंस तो मिलते ही हैं, क्योंकि मेरे पास ज्यादा आते हैं, मेरे ग्रुप में हाँ। इररेलेवेंट क्वेश्चंस स्टूडेंट ज्यादा भेज देते हैं। तो उनको छांटते कैसे थे कि ये रेलेवेंट है या ये इररेलेवेंट है? मैंने शुरू किया था बोर्ड्स के टाइम पे, तब तक तो मेरा सिलेबस हो ही गया था, तो मुझे पता था सिलेबस में क्या चीज है क्या नहीं है। और हाँ, कोई चीज अगर दिखे, मतलब हर चीज इररिलेवेंट भी नहीं होती है। हाँ, कुछ बिल्कुल। मेथड्स होते हैं जो, हाँ, जेई के जितना तुमको पता है उससे अगर सॉल्व करने जाओ तो बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक या फिर कोई और थ्योरम पता हो तो वो 1 सेकंड में सॉल्व हो जाती है। ऐसी चीजें तो मैंने पढ़ी। वो, मतलब वो जेई के सिलेबस में नहीं है लेकिन वो काम बहुत आती है। जैसे कुछ मैथ्स का चीज बताओ, जैसे जो सीखा है। हाँ, एक लिमिट्स में तो बहुत सारी चीजें सीखी थी। स्टर्लिंग्स अप्रोक्सीमेशंस वगैरह वगैरह, और अच्छा, वैसे एक्सपेंशंस। वो और कोचिंग में भी बताया होगा ना, स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन? नहीं, कोचिंग में मुझे पहली बार पता चला था। अच्छा, अच्छा। यू किसी कोचिंग के मॉड्यूल में यूजुअली नहीं रहता है शायद। मेरे मॉड्यूल में तो नहीं था, और ना, आई ना थिंक ही टीचर्स बता मेरे। देते हैं, वैसे वैसे सही कह रहे हो वो। काफी क्वेश्चंस को बहुत जल्दी कर देता है, हाँ, स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन। स्टोल सीजरियो लेम्मा एक करके एक है, वो भी हाँ, काफी हेल्प करता है। रेशियो टेस्ट है। हाँ, हाँ। वो आउट ऑफ सिलेबस बोल देंगे कुछ लोग, लेकिन वो मदद तो होती है उनसे। हाँ, बिल्कुल। और वैसा ही चीजें, कुछ रिलेटेड चीजें फिजिक्स में भी होंगे, केमिस्ट्री में भी होंगे। आउट ऑफ हाँ, सिलेबस तो जेई ने मेंशन करके रखा था, बट उसमें भी कितना करना था। जैसे इस बार मान लो कि जेई एडवांस में स्टैटिक टीज पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ, तो किसी को पता नहीं था कि हाँ, कितने लेवल पे आएगा। इस बार तो चलो आसान आ गया है, बट सिलेबस देख के तो लग नहीं रहा कि अ, मतलब ऐसा कोई मेंशन नहीं है। अब उसमें भी टफ क्वेश्चंस बन सकते हैं अपकमिंग ईयर्स के लिए। हाँ। उसमें मुझे एक ई ऑफ एक्स नाम से, ई ऑफ एक्स का क्वेश्चन आया था, एक्सपेक्टेशन एक बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी का। एक्सपेक्टेशन। हाँ, एक्सपेक्टेशन, वो मुझे पता ही नहीं था, छोड़ दिया मैंने क्वेश्चन। मुझे लगा बोनस तो मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने ई का मतलब नहीं दिया था। वैसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, एसओटी पढ़ा था तुम? एसओटी सोल्यूशन। तो पढ़ लिया था ना, क्योंकि जो सिलेबस से निकाल दिया है वो तो 11th के बाद आया था नोटिफिकेशन। तो एसओटी तो शुरुआत में ही पढ़ते हैं 11th के, तो वो हाँ, पढ़ लिया था अच्छे से। इस बार एसओटी का फायदा भी मिला होगा, बहुत स्टूडेंट छोड़ दिए थे इसको। हाँ, नहीं, नहीं, मुझे तो तब का याद था तो हो गए। वैसे वो इतना टफ क्वेश्चन तो नहीं आया नहीं, था नहीं, एसओटी का, टफ उसमें बस क्वेश्चन एक। नहीं था, बट बहुत स्टूडेंट ने मुझे बोला कि एसओटी तो नहीं था, फिर भी डाल दिया क्वेश्चन एसओटी। हाँ, जब उन्होंने फॉर्मूला भी नहीं देख के रखा हुआ, ऐसा सीन हो। हाँ, नहीं, मैंने तो पढ़ रखा था एक बार। हाँ, वही। और मैथ्स में वैसे पेपर स्टैंडर्ड ही आया है, कोई उसमें प्रॉब्लम तो मुझे नहीं दिख रहा। और कोई क्वेश्चन बोनस था इस बार मैथ्स में? आई थिंक नहीं था। नहीं, नहीं था, एक भी नहीं हुआ। बस फिजिक्स में एक वो चिमनी वाला पैराग्राफ बोनस हुआ, बाकी तो कोई क्वेश्चन बोनस नहीं। हम्म। और कोचिंग के टीचर्स, आई मीन तुम सेटिस्फाइड थे अपने कोचिंग से?
मैं कोचिंग के टीचर से तो सेटिस्फाइड था, लेकिन खुद से सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लासेस स्किप हो गए थे कोचिंग के। अगर मैं बस कोचिंग पे ही ध्यान देता 100% अपना, तो ये तभी भी इतना ही आ जाता। मतलब अगर मैं मोबाइल से एकदम दूर रहता, तब मतलब ऑनलाइन कुछ भी रिसोर्स नहीं होता, सिर्फ कोचिंग पे भी फोकस करता, तो 250 प्लस तो आ ही जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो इनफ होते हैं। बिल्कुल, वो एकदम इनफ होता है। और और एक और वो मैं मतलब वहाँ की स्टार बैच में था मैं, तो इसलिए हाँ, मेरे लिए तो इनफ होनी चाहिए थी। लेकिन मैं इतना कंसिस्टेंट नहीं रह पाया, मैं बहुत सारे क्लासेस स्किप हो गए थे मेरे, तो फिर मुझे इधर उधर से मदद लेनी पड़ी। हाँ, इसलिए जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं स्पेशली उनके लिए तो आई थिंक कोचिंग मटेरियल को ही सबसे ज़्यादा और टीचर के क्वेश्चंस को ही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखना चाहिए हाँ। कंपेयर टू एनी अदर मटेरियल। हाँ, लेकिन कोचिंग की मटेरियल के बाद कुछ टफ क्वेश्चन सॉल्व करना तो जरूरी है, वरना डेवलप नहीं होंगी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। हाँ, वो तो है। उसके लिए आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो। हाँ। और केमिस्ट्री के लिए भी कुछ चैनल्स बता दो, मैं डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक देने वाला हूँ। केमिस्ट्री के लिए मुझे खुद तो पता नहीं है कोई चैनल, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ा। अच्छा, मतलब केमिस्ट्री के टफ क्वेश्चंस नहीं करते थे। नहीं, कुछ भी नहीं, केमिस्ट्री तो बेसिक ही हो जाए मैं खुश हो जाता था, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए। अच्छा। और कॉन्सेप्ट्स के लिए यूट्यूब कैसा रेट करोगे? कंप्लीट किया जा यूट्यूब सकता है सिलेबस? 100/100। 100 आउट हंड्रेड ऑफ ऑन हंड्रेड मैंने खुद ने कॉन्सेप्ट। तुम्हारा साउंड ऑफ हो गया। हेलो। हाँ, अब आ रहा है। हेलो। हाँ, हमारे कोचिंग में। फिर से ऑफ हो गया साउंड। हाँ, हाँ सर, थोड़ा नेट चला गया था। 11th में हमारे सर बीच में छुट्टी पे गए थे, तो कोई और सर आए थे हमको पढ़ाने के लिए। वो बहुत स्पीड में ले रहे थे और मुझे कुछ भी नहीं समझ रहा था। तो मैंने एनएलएम, मतलब शुरुआत में एनएलएम, वर्क पावर एनर्जी और सर्कुलर मोशन, ये 3 चैप्टर यूट्यूब से ही किए थे, और वो मुझे बहुत अच्छे लेवल पे हो गए थे। टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन लेवल बहुत अच्छी होती है। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। और आई थिंक यूट्यूब में स्पेशली प्रॉब्लम्स की कमी हो सकती है लेकिन कंसेप्ट का कोई कमी नहीं। हाँ, कंसेप्ट तो पूरे क्लियर हो जाते एटलीस्ट जेई मेंस लेवल तक कोई भी थ्योरम ऐसा नहीं है जहाँ पे यूट्यूब में प्रॉपर वीडियो नहीं है। इसलिए हैं। हाँ। इसलिए आई थिंक किसी कोई अगर ऑनलाइन कोचिंग अफोर्ड भी नहीं कर पा रहा और बट वो सीरियस है, आई थिंक यूट्यूब भी काफ़ी अच्छा रिसोर्स है पढ़ने। हाँ। और कोचिंग्स के आई मीन जो टेस्ट शेड्यूल होते थे उसके अलावा तुमने कोई और टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन यूजुअली स्टूडेंट्स करते हैं। लाइक नहीं, मैंने देखा है एक एटलीस्ट एक टेस्ट सीरीज तो एक्सपोजर देते हैं। लोग करते हैं, लेकिन तो ऑनलाइन फिर भी नहीं उनका दिया था। रैंक भी अच्छा ही आता है। हाँ, नहीं, ऑनलाइन भी नहीं ऑनलाइन भी नहीं दी, तो उनका रैंक भी अच्छा आता है। मेरा रैंक कहाँ, 286 आया है। दिया। वो बुरा रैंक नहीं कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? है। ठीक है, अंडर हाँ 500 तो। रैंक इज नॉट बैड। हाँ, तो है ही। वैसे सजेस्ट तो करते हैं लोग कि दो 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 करने चाहिए। जैसे हाँ, मुझे भी टीचर्स लोगों ने कुछ सजेस्ट किया था कि एलन के साथ तुम एक काम कर लो। मतलब एलन के टीचर्स ने तो नहीं, ऐसे ही दूसरे टीचर्स ने, कि एलन के साथ कोई और एक टफ हाँ, मतलब एक पीजी के ज्वाइन कर लो। लेकिन मुझे लगा नहीं कि कुछ काम की होगी। मैंने एक टेस्ट सीरीज देखी थी, वो कुछ अलग तो नहीं लगा, मैंने तो नहीं दिया फिर।
ना मैंने फिर सोचा छोड़ो एलिन का ही कर लेता हूँ। एक्सपीरियंस लेने के लिए बहुत स्टूडेंट्स देते हैं एंड देना भी चाहिए। हाँ हाँ, देना तो चाहिए। आपको जितना ज्यादा करोगे उतना तो अच्छा ही है। हाँ बिल्कुल। और एआईटीएस का एक फायदा होता है, वो होता है कि यूजुअली जो पेपर का लेवल होता है, एआईटीएस ट्राई करता है कि लेवल थोड़ा उससे ऊपर ही रहे, तो तुम्हें एक टफ पेपर सॉल्व करने का भी एक्सपोजर मिल जाता है। हाँ। ऐसे क्या तुम अपने रैंक से सेटिस्फाइड नहीं हो? वैसे सेटिस्फाइड तो बिल्कुल नहीं हो, लेकिन अब बॉम्बे अगर मिल गया तो फिर ठीक है, चल जाएगा। मैं तो दिल्ली अपनी दिल्ली भी नॉट प्रिपरेशन से भी बैड। सेटिस्फाइड नहीं। लास्ट ईयर तक कितना गया था? लास्ट ईयर तो ओबीसी में से 51 तक गया था, तो शायद लग सकता है इस बार। लास्ट ईयर तक गया था, मतलब इस साल आराम से हो जाता है जनरली। हाँ रिड्यूस तो नहीं होते हैं किसी के। हाँ। मैं तो अपनी प्रिपरेशन से भी सेटिस्फाइड नहीं था, लेकिन ठीक है, अब जितना प्रिपेयर कर लिया उतना ही, तुम तो कुछ कर नहीं सकते। हाँ, अब स्कोर चेंज नहीं हो सकता, वो भी है, बट आई हाँ। थिंक अब तुम्हें सेटिस्फाइड भी होना चाहिए। इतना भी बुरा रैंक नहीं है ये, रिग्रेट करने वाला रैंक तो हाँ बिल्कुल नहीं है। तो जूनियर्स को हाँ। क्या रिकमेंड करोगे कि जो स्टूडेंट्स मतलब इस साल 12th में है, उनको अभी क्या करना चाहिए? उनको एक तो कंसिस्टेंट रहना चाहिए। मैं खुद बताता हूँ, मैं लास्ट लास्ट में ढीला पड़ जाता हूँ सिलेबस खत्म होते होते। तो सबकी ऐसा होता है, यूजुअली 90% लोगों के जो लास्ट लास्ट के टॉपिक्स है वो वीक रह जाते हैं। तो उनको लास्ट तक पूरे फुल 100% देना चाहिए कि 12th खत्म होने को आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि हवा में छोड़ दिया। पूरा अच्छे से हर चीज पढ़ लो 12th तक, और कंसिस्टेंट रहो। बाकी 99% लोग कंसिस्टेंट रहते ही नहीं है। हाँ, कंसिस्टेंट नहीं है। रोज कुछ ना कुछ तो करना है। लोग मतलब मैं खुद कभी कभी एक आध दिन पढ़ लिया 14 घंटे, मतलब ये मैक्स था मेरा, 14 घंटे एक दिन मैंने पढ़ा है। और यूजुअली फिर हफ्ते में एक दिन 14 घंटे पढ़ लिया, फिर अगले दिन से 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 9 घंटे, ऐसे ही हो गया। मेरी वैसे कंसिस्टेंसी बहुत खराब तुम थी। एवरेज कितना आवर्स पढ़ते थे, अगर ऑन एन एवरेज? ऑन एन एवरेज क्लास के बाद, क्लास मतलब क्लास हमारे लगभग 5 घंटे, 5 या 5.5 घंटे के ब्रेक्स मिला के, और उसके बाद में ऑन एन एवरेज 6 या 7 घंटे। अच्छा, 5-6 घंटे क्लासेस और 7 घंटे, तो लगभग 12-14 घंटे तो पढ़ाई में ही थे ना। हाँ, बिल्कुल। ये हर बार नहीं होता था, लेकिन ये ऑन एन एवरेज होता हर था। बार पॉसिबल नहीं है। तुम्हारे डेली लाइफ में भी बहुत सारे चीजें होते रहेंगे, तो कैसे ये पॉसिबल है कि तुम हर दिन सेम आवर्स दे सको? इसलिए मैं बोलता हूँ कि अ, अगर आप डेली टारगेट्स की बजाय वीकली एक टारगेट फिक्स कर ले कि लाइक इतना चैप्टर्स कवर करना है, तो आई थिंक बेटर होता है। क्योंकि वीकली किसी दिन ज़्यादा पढ़ लेना, और किसी दिन अगर कुछ बाहर भी जाना हो या फिर कोई काम आ गया, या पढ़ने का भी कभी कभी होता है ना कि भी पढ़ने का मन नहीं करता। हाँ, होता ही, ये तो होता ही है। पढ़ने का मन नहीं कर रहा। यूजुअली ये मैं 6 घंटे भी ज्यादा बोल दिया, लेकिन जब तक हमारी क्लासेस चालू थे तब तक तो ऑन एन एवरेज 5-6 घंटे हो ही जाता था, क्योंकि उतना होमवर्क नहीं हो जाता। लेकिन हाँ। क्लास बंद होने के बाद जब खुद से रिवीजन करना होता है, तब मेरी पढ़ाई बहुत कम हो गई थी, बहुत ज्यादा डाउन। मतलब ये तो ऑन एन एवरेज 10-12 घंटे हो गए क्लास को मिला के, लेकिन रिवीजन के टाइम पे मेरी बहुत कम हो गई थी पढ़ाई। अभी रिवीजन के लिए बहुत टाइम मिलता है। सिलेबस सबका अराउंड अक्टूबर नवंबर तक हो ही जाता है 12th का, ज्यादा से ज्यादा अगर बोला तो भी। उसके बाद 2 महीना जेई मेंस के लिए रिवीजन होता है। तो मेंस के रिवीजन के टाइम पे ट्राई करना चाहिए कि 10 घंटे के आसपास सेल्फ स्टडी हो, तब तो क्लासेस तो बंद ही रहेगी। मैं उस टाइम पे बहुत नीचे चला गया था, मतलब 4-5 घंटे ऑन एन एवरेज हो रही थी। हम्म। तो उससे बहुत फर्क पड़ा। वैसे बोर्ड्स के लिए एक्स्ट्रा कुछ मेरे ख्याल से तो करना नहीं चाहिए था कि नहीं जेई जेई को नहीं। अगर स्टूडेंट बहुत कंप्लेन करते हैं कि बोर्ड्स के साथ मैनेज नहीं होता, लेकिन इतना बड़ा इशू नहीं है जितना बताया जाता है वैसे। क्या लगता है हाँ, तुम्हें? वो बस क्वेश्चन, नहीं इशू तो नहीं है बोर्ड्स में।
तुमको लिखना आना चाहिए बहुत ज्यादा, मतलब और कुछ कोई खुद अगर से। जेई को कंसेप्चुअली पढ़ा है तो वो लैंग्वेज भी आ हाँ ही जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हाँ जेई के मैथमेटिक्स वो पढ़ लिया और बोर्ड्स के क्वेश्चंस वो कर ना पाए। हाँ, बस इंग्लिश और सीएस पढ़ना होता है एक्स्ट्रा, हाँ उसके हाँ लिए वो तो 15 दिन भी दे दो तो बहुत हो गए। बिल्कुल। और इस साल शायद 75% वाला क्राइटेरिया आ गया है बोर्ड्स हाँ का। आया तो है। हाँ, मुझे तो 84% थे बोर्ड्स में। मैंने भी इतना कुछ पढ़ा नहीं था बोर्ड्स के लिए। नहीं, कुछ स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है जिनका मेंस अच्छा गया था। अपने ग्रुप में भी ऐसे मेंबर्स हैं, लेकिन हाँ। बोर्ड्स की वजह से वो एडवांस नहीं दे पाए। अच्छा। और अ, जो एक और क्वेश्चन पूछूंगा कि वो है ड्रॉप के बारे में क्या ख्याल है। आई मीन जिनका इस बार अच्छा नहीं हुआ, क्या उनको सजेस्ट करोगे ड्रॉप के लिए? अब मुझे तो खुद कुछ पता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनको लगता है कि उनको 5-6 महीने में उनकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, ऐसा अगर उनको लगता है तो उनको ड्रॉप तो लेना ही चाहिए, क्योंकि 5-6 महीने में अगर पढ़ाई पूरी हो गई तो और 2-3 महीने में वो अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे। मुझे खुद को पता नहीं, ड्रॉप के लिए तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। ऐसे तुम्हारे ड्रॉपर बैच हमारे कोचिंग का, वहां से भी तो आई थिंक सिलेक्शन तो हुआ ही होगा। सच बोलूं तो बहुत कम होते हैं टॉप, मतलब मैं जिस ब्रांच में था, मतलब एलएन नागपुर में, तो हाँ वहां से तो मुझे पता नहीं कोई हुआ है या ड्रॉपर, मुझे पता नहीं कोई हुआ है। नीट में होते हैं यूजुअली ड्रॉपर सिलेक्ट, नीट में तो बहुत सारे होते हैं। जेई हाँ। का तो पता नहीं, जेई में क्या होता है यूजुअली जिनका 2000 के अंदर रैंक आया है वो तो कोई ड्रॉप करेगा ही नहीं। ड्रॉप करने का कौन सोचता है, या तो जिसका जेई मेन से क्लियर ना हो, या फिर जिसका जेई एडवांस में कोई मतलब 16-17 हजार रैंक आया हो, तो उनका 5 हजार तक आ जाता है शायद। हम्म। मुझे तो कुछ पता नहीं है ड्रॉप के बारे में। हाँ वो है। बट ड्रॉप में भी हो सकता है, जैसे तुमने एक अच्छा पॉइंट बताया कि अगर उसको लगता है 5 to 6 मंथ्स में वो कवर कर सकता है तो उन्हीं को ड्रॉप करना चाहिए, स्पेशली एडवांस के लिए। हाँ। ठीक है, फिर अब यहीं पे एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट। ओके सर, थैंक और मैथ्स में यू। कोई भी थैंक यू अगर सर। हेल्प चाहिए होगा तो तुम मुझे मैसेज कर सकते हो कॉलेज मैथ्स के लिए। ओके सर, श्योर। श्योर सर। थैंक यू।